हेलो एवरीवन, मैं दिलीप शर्मा ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नर्सरी मैनेजमेंट, नर्सरी प्रबंधन, जो हॉर्टिकल्चर में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो आरईओ हो, आरएचओ हो। यदि हम बात करेंगे पीएटी एग्जाम का, तो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। मैं हमेशा की तरह बोलूंगा कि मैं वही टॉपिक लेकर आता हूं जो एग्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए नर्सरी मैनेजमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को कॉपी में नोट करते चलेंगे और समझते हुए चलेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नर्सरी मैनेजमेंट की बात करें तो क्या होता है, जब हम किसी भी पौधे को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम सीडलिंग तैयार करते हैं। क्या करते हैं? सीडलिंग। तो यहाँ डेफिनेशन भी मैंने बहुत ही प्यारा डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे, द सीडलिंग्स आर रेस्ट फॉर प्लांटिंग पर्पस। मतलब जब हम किसी भी बीज को तैयार करते हैं और उस बीज को तैयार करने के बाद दूसरे जगह उसको क्या कर देते हैं? ट्रांसप्लांट कर देते हैं, फिर स्थापित कर देते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि वह स्थान, मतलब जहां पे पौधे को प्रवर्धित किया जाता है, फिर पौधे का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, तो उस जगह को भी हम क्या कह सकते हैं? नर्सरी कह सकते हैं। तो ये बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन है कि ऐसा स्थान जहां पे सीडलिंग तैयार करना, मतलब बीजों से क्या तैयार करना? सीडलिंग तैयार करना और उसे दूसरे जगह पे स्थापित कर देना या फिर ट्रांसप्लांट कर देने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या होते हैं? नर्सरी। नर्सरी की बात करेंगे तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई देगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी जगह पे आपको नर्सरी तैयार करना है, तो नर्सरी तैयार करने के जो बेस्ट सॉइल होगा, मोस्ट सुटेबल फॉर सॉइल फॉर नर्सरी, तो नर्सरी स्थान के लिए जो महत्वपूर्ण जो मृदा होता है वो सैंडी लोन सॉइल होता है, बलुई दोमट मृदा होता है। यदि वहां पे सैंड दिखे तब भी आंसर नहीं करना है, सैंडी लोन सॉइल बेस्ट माना जाता है। और पीएच वैल्यू की बात करेंगे तो 6.5 to 7.5, 6.5 से 7.5 पीएच मान वाली मृदा सबसे उपयुक्त माना जाता है। नर्सरी जैसे तैयार करते हैं तो आरएचओ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इस टाइप का आपने ट्रे देखा होगा जहां पे हम नर्सरी तैयार करते हैं, ये इस तरीके से। तो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन प्रो ट्रे, उस ट्रे को क्या बोलते हैं? प्रो ट्रे आरईओ। प्रो ट्रे का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो प्यारे बच्चों आंसर देंगे कि प्रो ट्रे इज यूज्ड फॉर नर्सरी तैयार करने के लिए प्रो ट्रे का यूज किया जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है, इरिगेशन की बात करें, इरिगेशन भी तो देना है क्योंकि नर्सरी अवस्था में पौधों को अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है, एक्स्ट्रा केयर चाहिए होता है सीडलिंग स्टेज में। नर्सरी की बात करेंगे तो यहाँ पे ड्रिप, सरफेस, चेक बेसिन, किसी भी प्रकार के मेथड का यूज नहीं करना है। आप देखे होंगे आता है जिसको बोलते हैं वाटर के, क्या बोलते हैं इसको? वाटर के हजारा, जिसे क्या बोलते हैं? हजारा। इसके द्वारा सीडलिंग स्टेज पे पौधे को इरिगेट या पौधे को सिंचाई करना चाहिए। क्लियर? देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस स्थान पर हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं वहां पे नॉक्सियस वीड्स नहीं होनी चाहिए। कौन सा वीड? नॉक्सियस वीड। नॉक्सियस वीड मतलब क्या होता है? मतलब द वीड्स आर डिफिकल्ट टू कंट्रोल, मतलब जिन खरपतवारों का नियंत्रण बहुत ही ज्यादा कठिन होता है, उन सभी खरपतवारों को, उन सभी वीड्स को क्या बोलते हैं? नॉक्सियस कहते हैं। तो जहां पे आप नर्सरी प्रिपरेशन कर रहे हैं, नर्सरी तैयार कर रहे हैं, वहां पे यदि हम बात करेंगे वीड्स का तो पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस, गाजर घास, लेंटाना कैमरा, और यदि हम बात करें सत्यानाशी, आर्जिमोन मैक्सिकाना, इन सभी खरपतवार वहां पे उपस्थित नहीं होना चाहिए। तो नॉक्सियस वीड वहां पे प्रेजेंस ना हो, उस स्थान पर आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा कि मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर नर्सरी, नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे बेस्ट मृदा कौन सा है? तो सैंडी लोन सॉइल, उसका पीएच वैल्यू होगा 6.5 to 7.5। देन प्रो ट्रे का यूज करते हैं सीडलिंग तैयार करने के लिए, किसका यूज करते हैं? प्रो ट्रे का। यदि इरिगेशन की बात करेंगे तो इरिगेशन भी यूज करते हैं हम इसका वाटर कैन का यूज करते हैं। देन जहां पे नर्सरी स्टैब्लिश किया जा रहा है वहां पे नॉक्सियस वीड्स नहीं होने चाहिए। क्लियर? अब बात करते हैं नर्सरी बेड का। तो फर्स्ट क्वेश्चन ट्रिपल स्टार देंगे, साइज ऑफ नर्सरी बेड, साइज ऑफ नर्सरी बेड।
कॉमन टिपिकल साइज होता है, तो जो साइज जो होता है नर्सरी बेड का वो होता है 3x1x0.15 मीटर, मतलब 3 मीटर उसका लंबाई होगा, 1 मीटर उसका चौड़ाई होगा और 0.15 मीटर ऊंचाई रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, नर्सरी एरिया। नर्सरी एरिया अलग अलग तरीके से अलग अलग बुकों में पुस्तक में आपको दिखाई देगा। तो नर्सरी एरिया की बात करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछे टोमेटो, टोमेटो, ब्रिंजल एंड चिली, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली एंड कोल्ड क्रॉप्स। तो टोमेटो, ब्रिंजल, चिली एंड कोल्ड क्रॉप्स में नर्सरी एरिया जो जरूरत होता है वो 250 मीटर स्क्वायर, 250 मीटर स्क्वायर स्थान की आवश्यकता होती है। क्लियर? यदि हम बात करें नर्सरी का तो ज्यादातर बच्चे यदि क्रॉप में ही पढ़ते हैं, पैडी क्रॉप में, धान में, तो धान की फसल में यदि नर्सरी एरिया की बात करें तो नर्सरी है उसके लिए चाहिए 1000 मीटर। पैडी क्रॉप की बात करें तो धान के केस में बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि धान की फसल के लिए 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए नर्सरी स्थान की आवश्यकता कितना होता है? 1000 मीटर स्क्वायर, 1000 वर्ग मीटर, मतलब 1000 मीटर स्क्वायर एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर 1 हेक्टेयर प्लांटिंग ऑफ पैडी क्रॉप। क्लियर? मतलब 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए 1000 वर्ग मीटर नर्सरी स्थान की आवश्यकता होती है। वैसे ही मैं बात कर रहा हूं टोमेटो, ब्रिंजल, चिली एंड ओकरा, टमाटर, बैगन, मिर्च व सभी कोल्ड क्रॉप, कोल्ड क्रॉप मींस पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, इन सभी फसलों के लिए जो नर्सरी स्थान की आवश्यकता होती है 250 मीटर स्क्वायर। एंड नेक्स्ट कॉपी में नोट करेंगे ओनियन एंड गार्लिक, प्याज और लहसुन। ओनियन एंड गार्लिक क्रॉप, प्याज और लहसुन की जो फसल है उसे नर्सरी स्थान की आवश्यकता होती है बेटा 500 मीटर स्क्वायर, 500 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। थर्ड नंबर पे स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो ये भी बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, चाहे आरएचओ हो, आरईओ हो, यहाँ नर्सरी मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो स्वीट पोटैटो जो नर्सरी स्थान की आवश्यकता होती है 100 वर्ग मीटर, 100 मीटर स्क्वायर। प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में टोमेटो आ चुका है, टमाटर को पूछा था कि टमाटर के 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए कितना नर्सरी स्थान की आवश्यकता होती है? तो टमाटर के 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए 250 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। अच्छा, धान के केस में, पैडी के केस में हम बात करें तो एक क्वेश्चन और दिखाई देता है कि धान का जो पौधा है वो रोपाई के लिए कितने दिन बाद तैयार हो जाता है? मतलब पैडी क्रॉप रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग 20 to 25 डे आफ्टर सोइंग ऑफ क्रॉप, मतलब जो धान का जो पौधा है वो बुआई के 20 से 25 दिन बाद रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। यदि वैसे ही हम बात करें हम वेजिटेबल के केस में, हमारे एवरेज आंसर दीजिएगा 35 to 40 या फिर 35 to 45 डेज डे आफ्टर सोइंग ऑफ क्रॉप, 5 से 6 सप्ताह, मतलब 35 से 45। मतलब जो सब्जी वाली फसल है मेनली वेजिटेबल क्रॉप है, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली की हम बात करेंगे तो वो बुआई के 35 से 45 दिन बाद रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। क्लियर हुआ? इसके बाद यदि हम एग्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बात करें तो हॉर्टिकल्चर में नर्सरी मैनेजमेंट से इसके डिसीज से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट डिसीज है, मेजर डिसीज है। यदि मेजर डिसीज की हम बात करें मेजर डिसीज, तो नर्सरी अवस्था में लगने वाला जो मेजर डिसीज है वो कौन सा है? डैम्पिंग ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन, मेजर डिसीज ऑफ नर्सरी स्टेज, तब आंसर करेंगे उस डिसीज का नाम क्या है? डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ इज कॉज्ड बाय फंगस। ये किसके द्वारा होने वाला रोग है? एक फंगस के द्वारा, एक कवक के द्वारा होने वाला रोग है। थर्ड नंबर की हम बात करेंगे किस कवक के द्वारा होता है, तो उस कवक का नाम है पिथियम अफेरिडर्मेटम। उस कवक का नाम क्या है? पिथियम अफेरिडर्मेटम। पिथियम अफेरिडर्मेटम फंगस के द्वारा होता है। यदि कंट्रोल मेजर की बात करें तो कंट्रोल मेजर की बात हम करते हैं तो कंट्रोल मेजर में क्या है? 2%, मतलब 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी में हम 2 ग्राम क्या लेते हैं? डाइथेन M45। डाइथेन M45 फंजीसाइड से क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं। ओके, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों।
कि डैम्पिंग ऑफ किस में मेजर डिसीज है, तो नर्सरी स्टेज में लगने वाला जो मेजर डिसीज है वो कौन सा है, डैम्पिंग ऑफ इज कास्ड बाय, ये किसके द्वारा होने वाला रोग है, एक फंगस के द्वारा होने वाला रोग है, और उस फंगस का नाम है पिथियम और फेनिडरमेटम। एक कंट्रोल मेजर की बात करेंगे तो डाइथेन 45 2 ग्राम मतलब 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। अच्छा, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो डैम्पिंग ऑफ डिसीज होता है वो मेनली कौन से सीजन पे आता है, रेनी सीजन। कौन से सीजन, रेनी सीजन। तो क्या होता है, जैसे नर्सरी स्टेज हमने नर्सरी तैयार किया, ये नर्सरी सेडलिंग तैयार है, और जैसे ही पानी भरता है ये जो रूट जो पार्ट रहता है जहाँ जड़ से जुड़ा हुआ भाग रहता है वो गलकर क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो नर्सरी स्टेज में हमेशा हम रेस्ट बेड मतलब जमीन से ऊपर रेस्ट बेड तैयार करते हैं। तो टाइप ऑफ नर्सरी बेड पर देखते हैं हम, 3 टाइप है। फ्लैट बेड, कौन सा है, फ्लैट बेड। यदि फ्लैट बेड नर्सरी की बात करेंगे तो फ्लैट बेड जो नर्सरी है मोस्टली विंटर एंड समर सीजन पर तैयार किया जाता है। विंटर एंड समर सीजन पे तैयार किया जाता है। मतलब फ्लैट मतलब समतल जो सतहों पर जो नर्सरी तैयार होगा जो फील्ड पे, वो फ्लैट बेड नर्सरी है। देन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पीएचडी एग्जाम में अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, रेस्ट बेड। रेस्ट बेड में क्या करते हैं, जमीन से ऊपर तैयार करते हैं। जमीन से ऊपर किस टाइप का, सबसे पहली बात रेस्ट बेड जो नर्सरी वो किस सीजन में अपनाया जाता है, तो रेस्ट बेड जो नर्सरी है मेनली कौन से सीजन पे, रेनी सीजन पे। कौन से सीजन पे, रेनी सीजन पे अपनाया जाता है। और क्या करते हैं, जमीन ये रेड सरफेस है, देखिए ये रेड सरफेस है, तो अबव द 10 to 15 सेंटीमीटर फ्रॉम लैंड सरफेस, मतलब भूमि के सतह से 10 से 15 सेंटीमीटर क्या करते हैं, ऊपर नर्सरी तैयार करते हैं। जब नर्सरी हम तैयार करते हैं तो जमीन से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर तैयार करते हैं। क्यों तैयार करते हैं, क्योंकि रेनी सीजन में डिसीज हो जाएगा, वो डिसीज कॉज करता है, उसका नाम क्या है, डैम्पिंग ऑफ। तो डैम्पिंग ऑफ से बचने के लिए किस नर्सरी मेथड का यूज किया जाता है, तब आंसर करेंगे क्या, रेस्ट बेड मेथड। मतलब रेस्ट बेड मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर रेनी सीजन। क्यों यूज किया जाता है तब बताना कि रेनी सीजन में डिसीज कॉज करता है, जिस डिसीज का नाम है पिथियम और फेनिडरमेटम। डैम्पिंग ऑफ, क्या, डैम्पिंग ऑफ। तो डैम्पिंग ऑफ के लिए क्या करते हैं, जमीन की सतह से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर नर्सरी बेड तैयार करते हैं ताकि इस डिसीज से उसको बचाया जा सके। यदि हम इंटरकल्चर प्रोसेस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इंटरकल्चर प्रोसेस की बात करेंगे, तो इंटरकल्चर प्रोसेस के लिए 45 से 60 सेंटीमीटर 45 से 60 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़ते हैं ताकि कोई भी अंतःशस्त्र प्रक्रिया को आसानी से अपनाया जा सके। एंड लास्ट पॉइंट हम बात करेंगे संकन बेड। तो संकन बेड मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर विंटर सीजन। कौन से मेथड यूज कौन से सीजन पे यूज करते हैं, विंटर सीजन से क्वेश्चन आता है बेटा कि फ्लैट बेड नर्सरी यूज्ड फॉर विंटर एंड समर सीजन, रेस्ट बेड नर्सरी यूज्ड फॉर रेनी सीजन, देन संकन बेड नर्सरी यूज्ड फॉर विंटर सीजन। विंटर सीजन में क्या है, बहुत ही ज्यादा फ्रोस्ट या पाला गिरता है, तो फ्रोस्ट या पाला गिरने की वजह से इसमें जमीन से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर रखते हैं, इसमें जमीन से 10 से 15 सेंटीमीटर क्या रखते हैं, नीचे, मतलब बिलो द लैंड सरफेस। यदि जब हम भूमि से 10 से 15 सेंटीमीटर नीचे जब किसी भी नर्सरी बेड को तैयार करते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, संकन बेड। और संकन बेड इसलिए तैयार किया जाता है तो टू प्रिवेंट फ्रोस्ट, ताकि नर्सरी को फ्रोस्ट या पालों से बचाया जा सके। तो नर्सरी स्टेज में फसलों को पाला से बचाने के लिए जिस किसी भी मेथड का यूज किया जाता है वो कौन सा है, संकन मेथड। ठीक, देयर आर 3 टाइप्स, flat bed nursery used for winter and rainy season, and rest bed nursery used for rainy season, and sunken bed nursery used for winter। क्यों करते हैं, तो नर्सरी स्टेज में उस प्लांट्स को फ्रोस्ट से, पाला से बचाने के लिए जमीन से 10 से 15 सेंटीमीटर नीचे नर्सरी बेड तैयार किया जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक नर्सरी मैनेजमेंट। हर साल यहाँ पे यदि किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।